हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 देखेंगे, जिसमें आज हम वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है हमारा ये निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड होगा। आप चाहें तो इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बस स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को यही कहना है कि अगर आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। वित्तीय संस्थाएं उन संस्थाओं को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना, निधि अंतरण आदि देते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं किन्हें कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये उन संस्थाओं को कहते हैं जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सहायता क्या करते हैं? देते हैं। बैंक, भवन निर्माण सोसाइटी, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड कंपनियां, दलाल संस्थाएं आदि वित्तीय संस्थाओं के क्या हैं? कुछ उदाहरण हैं। तो ध्यान रखना है हमें, बैंक हो गया, भवन निर्माण सोसाइटी हो गई, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड कंपनियां, दलाल सोसाइटी जो है ये वित्तीय संस्थाओं के क्या हैं? कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों की जमा स्वीकार करती है और इसके बदले साख निर्माण करके अग्रिम ऋण यानी लोन देती है। अतः ऐसी कोई भी संस्था जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है वो क्या कही जाती है? बैंकिंग कही जाती है। तो बैंक ऐसी संस्था है जो लोगों को क्या करती है? लोगों के डिपॉजिट्स को स्वीकार करती है और इसके बदले क्या करती है? लोन्स देती है। अतः ऐसी कोई भी संस्था जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है उसे क्या कहा जाता है? बैंकिंग कहा जाता है। इस भारत में बैंकिंग का विकास, भारत में संस्थागत बैंकिंग की स्थायी शुरुआत वर्ष 1806 से हुई। तो ध्यान रखना है, भारत में अगर हम बात करें संस्थागत बैंकिंग के बारे में तो संस्थागत बैंकिंग की शुरुआत जो है ये कब से मानी जाती है? वर्ष 1806 ईस्वी से हुई। निजी अंशधारित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। तो निजी अंशधारित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई जो इस प्रकार हैं। वर्ष 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और वर्ष 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो 3 प्रेसिडेंसियां, क्योंकि हमने पढ़ा था 3 प्रेसिडेंसियां बनाई जाती हैं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो वहां पे क्या किया गया था? बैंकों की, प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। इसके बाद भारत सरकार ने वर्ष 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया, जिसके बाद भारत में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हो गए। तो हमने क्या देखा? भारत सरकार ने वर्ष 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया। कब? 1860 में, जिसके बाद भारत में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हो गए। इनमें प्रमुख बैंक जो थे वो कौन कौन से थे? इलाहाबाद बैंक 1865 में बनाया गया, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881 में, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था? तो पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में बनाया गया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया, जिसके बाद भारत में अनेक संयुक्त पूंजी बैंक स्थापित हुए। संयुक्त पूंजी बैंक कौन से थे? इलाहाबाद बैंक जिसकी स्थापना 1865 में, अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1881 में, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में और पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया। इसके बाद संयुक्त पूंजी पर आधारित भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। तो ध्यान रखना है, संयुक्त पूंजी पर आधारित भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक जो था वो कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना कब हुई? 1881 में। संयुक्त पूंजी पर आधारित उपर्युक्त बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक में भारत सरकार की अंशधारिता 50% से अधिक थी और इस आधार पर पंजाब
इस आधार पर पंजाब नेशनल बैंक को देश का पहला बैंक माना जाता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में हुई थी। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1921 में क्या किया गया? वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके बाद वर्ष 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया, जिसने सुझाव दिया कि देश में सुव्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। तो अब इसके बाद क्या होता है? 1921 की हमने बात की। इसके बाद वर्ष 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया, जिसने सुझाव दिया कि देश में सुव्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना और एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने की क्या है? आवश्यकता है। इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना आरंभ कर दिया, किंतु बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कब काम करना शुरू कर देता है? 1934 में, लेकिन अभी भी बैंकिंग नियमन अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंक अधिनियम क्या कर दिया? पारित कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, और भारतीय बैंकिंग का समन्वित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इस अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंक अर्थात वे बैंक जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है के निरीक्षण करने का अधिक व्यापक अधिकार क्या हो गया? प्रदान किया गया। इसके बाद हम बात करें गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो अब क्या होता है? 1 जुलाई 1955 को क्या किया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। इसके साथ अन्य 8 जो वर्तमान में क्या है? 7 हैं। तो इसके साथ अन्य 8 बैंकों को इसके सहायक बैंक के रूप में क्या किया गया? बदल दिया गया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन अभी इन्हें क्या कर दिया गया है? अप्रैल 2017 में इनको विलय कर दिया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर अभी के टाइम पे क्या है? एक है। इसके बाद हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय अप्रैल 2017 को क्या किया गया था? इसका विलय किया गया था। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? ये जो विलय है, जो ये बैंक पढ़ रहे हैं, इनको क्या कर दिया गया था? इन सभी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत क्या बना दिया गया था? सहायक बैंक बना दिया गया था। उसी में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय अप्रैल 2017 को हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अगस्त 2010 को विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अप्रैल 2017 को विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अगस्त 2018 को विलय हुआ और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो है अप्रैल 2017 को विलय हुआ। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जो है अप्रैल 2017 को विलय हुआ और भारतीय महिला बैंक का विलय 1 अप्रैल 2017 से क्या हो गया था? प्रभावी हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। ये जो भी हमने जितने भी बैंकों को देखा है, इनको क्या किया गया था? इसके जो भी ये 8 बैंक हैं, इनको क्या किया गया था? सहायक बैंक के रूप में क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टेट बैंक समूह कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा देश में बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण में हम क्या देख रहे हैं? भारत सरकार द्वारा देश में बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का क्या किया गया? निश्चय किया गया। वर्ष 1968 में बैंकों के लिए भारत सरकार द्वारा 2 व्यवस्थाएं की गई। 1968 में बैंकों के लिए भारत सरकार द्वारा क्या की गई? भारत सरकार द्वारा 2 व्यवस्थाएं की गई।
बैंकिंग अधिनियम का निर्माण और दूसरा राष्ट्रीय साख परिषद नेशनल क्रेडिट काउंसिल की क्या करना, स्थापना करना। तो दो व्यवस्थाएं की गई भारत सरकार के द्वारा 1968 में, बैंकिंग अधिनियम का निर्माण और दूसरा राष्ट्रीय साख परिषद यानी नेशनल क्रेडिट काउंसिल की क्या करना, स्थापना करना। इसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ध्यान रखना है हमें कि 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे जो थी वो क्या थी, 50 करोड़ से अधिक थी। तो कौन कौन से 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो कौन कौन से बैंक थे? तो अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इतने वाणिज्यिक बैंक थे जिनका 19 जुलाई 1969 को क्या कर दिया गया था, इन 14 वाणिज्यिक बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करें एक दशक पश्चात 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 निजी बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण। तो अभी पहले हमने देखा 14 वाणिज्यिक बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। अब क्या किया जा रहा है, फिर से एक दशक पश्चात 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। यथा कौन कौन सी जो बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को, तो आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये 6 बैंक थे जिनका क्या किया गया, ये 6 निजी बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 15 अप्रैल 1980 को। और इनकी जो जमाई राशि थी वो कितनी थी, 200 करोड़ रुपए से अधिक। तो ध्यान रखना है कौन कौन से थे, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अब हम देखते हैं भारत में स्थापित बैंक एक दृष्टि में। तो भारत में स्थापित बैंक में सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 1770 में। और बैंक जो है ये कौन सा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं भारत में स्थापित बैंक को देखते हैं एक देश में। सबसे पहले जो बैंक बनाया गया वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो कब बनाया, ये कब स्थापित किया गया, वर्ष 1770 में। इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है वो 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया 1901 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में हुई थी और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी। तो हम एक बार इसे रिवाइज करते हुए उल्टा चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी, पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 में, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना 1881 में, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 और बैंक ऑफ बंगाल की 1806 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। कब हुई, 1911 में। इंपीरियल बैंक की 1921 में, बैंक ऑफ मैसूर की 1913 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में, एक्सिस बैंक की 1993 में, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, भारत में स्थापित बैंकों के बारे में देखा, एक दृष्टि में हमने उसको देखा। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक को अगर हम देखें तो इसकी स्थापना जो है ये कब हुई, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा। प्रारंभिक पूंजी जो थी ये 5 करोड़ की पूंजी से शुरुआत हुई। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई, राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ और स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा। इसके बाद आरबीआई के अगर हम प्रथम गवर्नर की बात करें तो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। प्रारंभ में कहाँ हुआ करता था, कोलकाता में। अभी फिलहाल कहाँ पे है मुख्यालय, मुंबई में है। अभी भारतीय गवर्नर अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर अगर हम बात करें तो कौन थे, सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जो 25वें नंबर के हैं वो कौन है, श्री शक्तिकांत दास है। इसके बाद आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है हमें, आरबीआई का प्रबंधन एवं निर्देशन का कार्य जो है वो 20 सदस्यों के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। संरचना अगर हम देखें तो सदस्य जो हैं वो कौन कौन, तो 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है, भारत सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक होते हैं और 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों से होते हैं। तो ध्यान रखना है, आरबीआई की अगर हम संरचना के बारे में पढ़ें तो 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी, भारत सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक और 4 निदेशक स्थानीय बोर्डों से होते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय केंद्र के बारे में अगर हम देखें तो आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में है। ध्यान रखना है, मुंबई कोलकाता तो हमें याद ही रहता है, नई दिल्ली, चेन्नई को ध्यान रखना है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में क्या है, क्षेत्रीय केंद्र है। आरबीआई के कार्यालय जो है वो कितने स्थानों पर है, 33 स्थानों पे है। और इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई का कार्य क्या है, तो मौद्रिक नीति तैयार करना व कार्यान्वयन करना, ये क्या है, आरबीआई का कार्य है। मौद्रिक नीति तैयार करना व कार्यान्वयन करना, नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों का बैंकर एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये सब आरबीआई के क्या हैं, आरबीआई के ये सभी कार्य दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें आरबीआई के बारे में तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो कि संपूर्ण मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है, जो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो कि संपूर्ण मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सिफारिश के पूर्व हिल्टन यंग आयोग 1926 ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। तो हमने क्या पढ़ा, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के सिफारिश के पूर्व हिल्टन यंग आयोग ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की क्या की थी, सिफारिश की थी। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। देश के स्वतंत्रता के समय में आरबीआई का गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। कब से कब तक, 1943 से 49 तक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 1937 से पूर्व रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में क्या था, स्थापित है। उल्लेखनीय है कि भारत में कार्यरत व्यापारिक बैंक निम्न 2 अधिनियमों के तहत क्या होते हैं, संचालित होते हैं। ध्यान रखना है हमें, पहला भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और दूसरा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। तो भारत में कार्यरत व्यापारिक बैंक जो हैं ये 2 अधिनियम के तहत संचालित होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। इसके बाद सर जेम्स टेलर थे, इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 तक था। फिर सर सीडी देशमुख थे, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। इसके बाद सर बेनिगल रामा राव थे, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से
14 जनवरी 1957 तक था। इसके बाद केजी अम्बेगांवकर आते हैं, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक रहता है। HBR अयंगर आते हैं केजी अम्बेगांवकर के बाद, तो अयंगर का कार्यकाल 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक था। PC भट्टाचार्य का कार्यकाल 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 तक था। PC भट्टाचार्य के बाद LK झा जो है वो 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक इनका कार्यकाल रहा। BN अदारकर का कार्यकाल अगर हम देखें तो 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक रहा। फिर इसके बाद S जगन्नाथन को देखें तो 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक इनका कार्यकाल रहा। NC सेनगुप्ता का कार्यकाल 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975 तक रहा। KR पुरी का कार्यकाल अगर हम देखें तो 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक रहा। तो इसमें फ्रेंड्स हमें इतना तो नहीं देखना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पहले गवर्नर कौन थे, और स्वतंत्रता अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे RBI के वो कौन थे, तो सर CD देशमुख थे। लेकिन एक बार हम नाम को क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं ताकि एग्जाम में पूछे कि इनमें कौन नहीं था या कौन था, तो हम इजीली क्या कर पाएँ, टैकल कर पाएँ। तो हमने किंग का नाम पढ़ा, सर ऑसबॉर्न स्मिथ का, जेम्स टेलर का, CD देशमुख का, बेनिगल रामाराव का, KG अम्बेगांवकर का, इसके बाद HBR अयंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN अदारकर, S जगन्नाथन, NC सेनगुप्ता और KR पुरी के बारे में देखा। आगे और भी देखते हैं। KR पुरी के बाद अब हम देखते हैं किसे, KR पुरी के बाद M नरसिम्हन है, जिनका कार्यकाल 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक रहा। M नरसिम्हन के बाद डॉक्टर IG पटेल, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982 तक था। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक रहा। इसके बाद हम बात करें मनमोहन सिंह के बाद तो अमिताभ घोष, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक रहा। अमिताभ घोष के बाद हम अगर देखें तो RN मल्होत्रा 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। अमिताभ घोष के बाद RN मल्होत्रा पढ़ा। इसके बाद S वेंकट रमन के बारे में अगर हम देखें तो इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक रहा। डॉक्टर C रंगाराजन का अगर हम देखें कार्यकाल तो 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997 तक रहा। इसके बाद डॉक्टर बिमल जालान का अगर हम कार्यकाल देखें, रंगाराजन के बाद किनका कार्यकाल, विमल जालान, तो 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक रहा। डॉक्टर बिमल जालान के बाद डॉक्टर YV रेड्डी आते हैं, जिनका कार्यकाल 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक रहा। इसके बाद डॉक्टर D सुब्बा राव आते हैं 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक। डॉक्टर रघुराम राजन सुब्बा राव के बाद आते हैं एज अ RBI गवर्नर 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक। और फिर उर्जित R पटेल, जिनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक था। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें RBI गवर्नर के रूप में तो श्री शक्तिकांत दास जैन, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2018 से अब तक रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना के बारे में। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना के बारे में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन एवं निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन एवं निर्देशन का कार्य जो है वो किसके द्वारा, 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, केंद्रीय निदेशक मंडल के बारे में देखते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके सामान्य प्रबंधन और निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। अब हम उसी केंद्रीय निदेशक मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो केंद्रीय निदेशक मंडल रिजर्व बैंक की सर्वोच्च इकाई होती है। इसके पास रिजर्व बैंक के समस्त कार्यों के सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी होती है। केंद्रीय निदेशक मंडल में 20 सदस्य होते हैं। केंद्रीय निदेशक मंडल के अन्य निदेशक अंशकालिक होते हैं जो 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निदेशक मंडल का अध्यक्ष गवर्नर होता है। इसकी सभाओं में डिप्टी गवर्नर तथा सरकारी
सरकारी अधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि केंद्रीय निदेशक मंडल के अन्य निदेशक क्या होते हैं, अंशकालिक होते हैं, जो 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और निदेशक मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। इसकी सभाओं में डिप्टी गवर्नर तथा सरकारी अधिकारियों को मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है। केंद्रीय निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के समस्त अधिकार निहित होते हैं। तो केंद्रीय निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के जितने भी समस्त अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं, निहित होते हैं। मंडल को एक वर्ष में कम से कम 6 बार सभा का आयोजन करना होता है। ध्यान रखना है हमें कि ये जो निदेशक मंडल है इसको एक वर्ष में कम से कम 6 बार सभाओं का क्या करना होता है, आयोजन करना होता है, तथा 3 माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप में क्या करनी होती है, सभा बुलानी होती है। इसके बाद हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और क्या होते हैं, लोकल बोर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केंद्रीय निदेशक मंडल, और दूसरा स्थानीय मंडल। तो केंद्रीय निदेशक मंडल में कौन कौन आते हैं, गवर्नर आते हैं, डिप्टी गवर्नर आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी अधिशासी निदेशक आते हैं, केंद्रीय कार्यालय विभाग आता है, सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट, और प्रशिक्षण केंद्र आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, ये सभी चीज़ें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी केंद्रीय निदेशक मंडल में आती है। कौन कौन सी, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, अधिशासी निदेशक, इसके बाद केंद्रीय कार्यालय विभाग, और फिर प्रशिक्षण केंद्र। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने निदेशक मंडल के बारे में देख लिया, अब हम बात करते हैं स्थानीय मंडल के बारे में, यानी कि लोकल बोर्ड्स के बारे में देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक कार्य क्षेत्र को पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। बैंक के सुचारू रूप से संचालन एवं प्रबंधन हेतु इन क्षेत्रों में एक स्थानीय मंडल की स्थापना की गई है, जिनके प्रधान कार्यालय क्रमशः कहाँ है, तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक मंडल में भारत की केंद्रीय सरकार 5 सदस्य को 4 वर्षों के लिए क्या करती है, नियुक्त करती है। तो हर एक मंडल में भारत की केंद्रीय सरकार 5 सदस्यों को 4 वर्ष के लिए क्या करती है, नियुक्त करती है। ये सदस्य अपने क्षेत्र के भौगोलिक तथा आर्थिक हितों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय मंडल का क्या होता है, स्थानीय मंडल का जो है एक अध्यक्ष होता है जो मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ये स्थानीय मंडल अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्रीय निदेशक मंडल तक पहुँचाते हैं तथा विभिन्न विषयों पर अपनी सलाह एवं सुझाव देते हैं। स्थानीय मंडल स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान रखना है हमें, स्थानीय मंडल जो है स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। ये केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा। एक हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने लोकल बोर्ड्स के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आंतरिक प्रबंध के बारे में, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इसका मुख्य अधिशासी अधिकारी होता है। आंतरिक प्रबंध का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। गवर्नर केंद्रीय निदेशक मंडल का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। गवर्नर के पास बैंक के समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण तथा निर्देश संबंधी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। वह उन समस्त अधिकारों का प्रयोग करता है जो बैंक में निहित होते हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के विभाग के बारे में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के कुशल संचालन हेतु निम्नलिखित विभागों की क्या की गई है, स्थापना की गई। तो ध्यान से पढ़ना है हमें, डिपार्टमेंट्स हम पढ़ रहे हैं किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के विभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से विभाग हैं, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग। दूसरा कौन सा विभाग है, कारपोरेट कार्यनीति और बजट विभाग। तो पहला उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग, दूसरा कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग, तीसरा संचार विभाग, इसके बाद मुद्रा प्रबंध विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, विनियमन विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, पर्यवेक्षण विभाग, प्रवर्तन विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग,
फिनटेक विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और मानव संसाधन प्रबंध विभाग। तो ये सभी हमने क्या देखे, हमने विभाग देखे। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से विभाग देखे हमने? उपभोक्ता शिक्षण संरक्षण विभाग, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग, संचार विभाग, मुद्रा प्रबंध विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, विनियमन विभाग, सांख्यिकी सूचना प्रबंध विभाग, पर्यवेक्षण विभाग, प्रवर्तन विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग और फिनटेक विभाग, विदेश मुद्रा विभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग। तो ये सभी विभाग जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कुछ और भी विभाग है, जैसे निरीक्षण विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, विधि विभाग, मौद्रिक नीति विभाग, परिसर विभाग, राजभाषा विभाग, जोखिम निगरानी विभाग, सचिव विभाग, केंद्रीय सतर्कता कक्ष। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3 प्रशिक्षण स्थानों की क्या की है? स्थापना की है। तो ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 3 प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की। बैंकर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मुंबई में। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे में है और रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ध्यान रखना है, बैंकर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय कहाँ है? पुणे में है। और रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। इसके बाद रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक के कार्य में हम सबसे पहले देखते हैं नोटों का निर्गमन के बारे में। तो रिजर्व बैंक को 1 रुपए के सिक्के, नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग मतलब वेरियस डिनोमिनेशंस के नोट जारी करने का क्या है? एकाधिकार प्राप्त है। तो ध्यान रखना है, किनको? 1 रुपए के सिक्के या नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। किसको? रिजर्व बैंक को। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का क्या करता है? कार्य करता है। तो रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को क्या करता है? अपनाता है। तो हमने क्या देखा है? रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण का कार्य करता है, मतलब इसको क्या करता है? वितरित करता है। करेंसी जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को क्या किया है? अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य 115 करोड़ रुपए तथा 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा क्या है? शामिल है। इससे ज्यादा के मूल्य के नोटों की छपाई सरकारी प्रतिभूति जारी करके ही की जा सकती है। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने वर्ष 1957 के बाद अपनाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए से ऊपर के नोट व सिक्के क्या करता है? जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापे गए 1 रुपए के ऊपर के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं तथा 1 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में 1 रुपये तथा 2 रुपये के नोटों का मुद्रण क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। देवास तथा नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6000 मिलियन करेंसी नोटों का क्या होता है? मुद्रण होता है। तो ध्यान रखना है, देवास तथा नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेसों में प्रतिवर्ष 6000 मिलियन करेंसी नोटों का क्या होता है? मुद्रण होता है। इसके बाद भारत में प्रतिभूति मुद्रण के संस्थान अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी प्रेस नोट, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1928 में। ये कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। यह 10, 50, 100, 500 तथा 2000 रुपये के बैंक नोट रुपए के जो नोट हैं ये बैंक क्या करती है? छापती है। तो ये ध्यान रखना है हमें, करेंसी प्रेस नोट कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। ये 10, 50, 100, 500, 2000 रुपए के नोटों को क्या करती है? छापती है। इसके बाद सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल, ध्यान रखना है हमें, करेंसी प्रेस नोट की स्थापना 1928 में हुई थी नासिक में। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये 1967-68 में इसकी स्थापना हुई नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपने आप में ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
तो सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967-68 में हुई नर्मदापुरम में। बैंक और करेंसी नोट जो होते हैं, बैंक और करेंसी नोट के जो कागज होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, यहीं पे इसी मिल में। इसके बाद बैंक नोट प्रेस 1974 में स्थापना की गई देवास मध्य प्रदेश में। यह 20, 50, 100, 500 रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के नोट क्या करता है, छापता है। बैंक नोट प्रेस का स्याही कारखाना है। प्रतिभूत पत्रों की स्याही का निर्माण भी क्या है, किया जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जिसकी स्थापना 1982 में हुई हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प को क्या करता है, छापता है। तो ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जिसकी स्थापना 1982 में हुई, ये कहाँ है, हैदराबाद में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जिसकी स्थापना 1992 में हुई, कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र में। डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, सभी सरकारी पत्र जो है यहाँ पे क्या किए जाते हैं, छापे जाते हैं। आधुनिक नोट मुद्रा प्रेस जिसकी स्थापना 1995 में हुई, मैसूर कर्नाटक। सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। आधुनिक नोट मुद्रा प्रेस 1995 में स्थापना हुई और आधुनिक करेंसी नोट को यहाँ पे क्या किया जाता है, छापा जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा करेंसी प्रेस नोट जिसकी स्थापना 1928 में महाराष्ट्र में हुई। सिक्योरिटी पेपर मिल 1967-68 में नर्मदापुरम में इसकी स्थापना। बैंक नोट प्रेस देवास में। इसके बाद सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में। आधुनिक नोट मुद्रा प्रेस जो है ये मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम बात करते हैं टकसाल के बारे में। तो सिक्कों का उत्पादन करने, सोने और चांदी की परख करने और तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें। पहली कहाँ पे, मुंबई। तो कहाँ कहाँ टकसालें, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में क्या है, स्थित है। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में क्या है, स्थित है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें क्रमशः कब बनी, तो मुंबई की 1829 में, हैदराबाद की 1903 में और कोलकाता की 1950 में स्थापित की गई हैं। तो ध्यान रखना है, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की जो टकसालें हैं 1829, हैदराबाद की 1903 और कोलकाता की 1950 में स्थापित की गई। और नोएडा की टकसाल वर्ष 1988 में क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पदकों यानी मेडल का भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, आंकड़ों का संकलन तथा प्रकाशन, समाशोधन गृह का कार्य करना, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना, कृषि शाखा की व्यवस्था करना, विकासात्मक कार्य में सहयोग करना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार के बैंकर के रूप में ये सब क्या है, ये सब बैंकों का क्या है, कार्य बताया गया है कि ये सब क्या है, आरबीआई के क्या है, कार्य हैं। तो अभी अभी जो हमने ये सब कुछ पढ़ा है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ये सभी क्या है, आरबीआई के कार्य हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो साधारण बैंक के रूप में कार्य कैसे करता है, तो विश्व बैंक में खाता खोलना, विश्व के अन्य केंद्रीय बैंक में खाता खोलना, विपत्रों का क्रय विक्रय करना, ये क्या है, ये जो आरबीआई साधारण बैंक के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यों के बारे में अगर हम देखें तो बैंकिंग विकास हेतु रिजर्व बैंक ने कई प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं जहां प्रतिभाशाली बैंकर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना वर्ष 1954 में मुंबई में हुई, जहां बैंकिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंकिंग प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैंक प्रबंध की एक राष्ट्रीय संस्था है तथा क्लर्कों के प्रशिक्षण हेतु मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली ये 4 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इसके बाद रिजर्व बैंक निर्यात उद्योगों को ऋण भी देता है। यह ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में क्या होते हैं, दिए जाते हैं। इसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष देखें तो आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर विमल जालान समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। तो ध्यान रखना है, आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर विमल जालान समिति की सिफारिश को स्वीकार कर किसके, विमल जालान समिति की सिफारिश को स्वीकार करके भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च जो है के समान करना है। तो यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, देश के वित्तीय प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के वित्तीय वर्ष के समान करना है।
इसके बाद आरबीआई बजटीय उद्देश्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को अनुपातिक अधिशेष के हस्तांतरण में सहायक होगा। अतः वर्तमान में वित्तीय वर्ष के समान ही लेखांकन 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अप्रैल 1935 में जब भारतीय रिजर्व बैंक का परिचालन प्रारंभ हुआ तो इसका लेखांकन वर्ष जनवरी दिसंबर था, किंतु 11 मार्च 1940 से रिजर्व बैंक ने अपना लेखांकन वर्ष बदलकर जुलाई जून कर दिया था। और अभी फिलहाल में अगर हम वर्तमान में देखें तो वित्तीय वर्ष के समान ही लेखांकन जो है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है। इसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन के बारे में देखते हैं तो क्या क्या प्रकाशन है। अगर हम वार्षिक प्रकाशन के बारे में देखें तो वार्षिक रिपोर्ट है, मुद्रा एवं वित्त संबंधी रिपोर्ट है, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, राज्य वित्त बजट का अध्ययन, भारत में बैंक संबंधी सांख्यिकी विवरणियां और भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मूलभूत सांख्यिकी विवरणियां। तो ये जो है ये क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित वार्षिक विवरण है। इसके बाद अगर हम देखें तो तिमाही विवरण में क्या आता है, तिमाही प्रकाशन में समष्टि अर्थशास्त्र और मौद्रिक विकास, सामयिक पत्र, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों और ऋण संबंधी त्रैमासिक सांख्यिकी। तो तिमाही में 3 चीजें हमने देखी, समष्टि अर्थशास्त्र और मौद्रिक विकास, सामयिक पत्र, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा राशियां और ऋण संबंधी त्रैमासिक सांख्यिकी। और मासिक अगर हम प्रकाशन के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मॉनेटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो है ये क्या है, मासिक प्रकाशन है। साप्ताहिक प्रकाशन अगर हम देखें तो साप्ताहिक सांख्यिकी पूरक जो है ये क्या है, आरबीआई का साप्ताहिक प्रकाशन है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त के लिए शर्तें। तो ऋण प्राप्त के लिए शर्तें अगर हम देखें तो बैंक को आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का क्या करना होता है, पालन करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे पीएलआर, प्रधान ब्याज दर यानी प्राइम लेंडिंग रेट। बैंकों द्वारा प्रावधानिक वह ब्याज दर है जिसके नीचे उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण आवंटित नहीं किया जाता। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, आरबीआई से ऋण प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का पालन करना होता है, जिसमें हम पहली चीज जो पढ़ रहे हैं वो पीएलआर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रधान ब्याज दर यानी प्राइम लेंडिंग रेट के बारे में। तो बैंकों द्वारा प्रावधानिक वह ब्याज दर है जिसके नीचे उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र को ऋण आवंटित नहीं किया जाता है। यूरोप एवं अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में इसे बेंचमार्क रेट कहा जाता है। वर्ष 1994 तक सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों को पीएलआर की घोषणा आरबीआई द्वारा की जाती थी, लेकिन इसके बाद आरबीआई द्वारा पीएलआर को विनियंत्रित यानी डी कंट्रोल कर दिया गया तथा सभी बैंक अपने अपने व्यक्तिगत पीएलआर की क्या कर सकते हैं, घोषणा करने लगे हैं। तो हमने क्या देखा, हमने पीएलआर के बारे में देखा कि यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में से बेंचमार्क रेट कहते हैं। वर्ष 1994 तक सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों के पीएलआर जो थे उसकी घोषणा आरबीआई द्वारा की जाती थी, लेकिन इसके बाद आरबीआई द्वारा पीएलआर को विनियंत्रित किया गया और सभी बैंक अपने अपने व्यक्तिगत पीएलआर की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बीपीएलआर है, किसी बैंक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में अपने पीएलआर के नीचे जिस न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण आवंटित किया गया वह उसका आधारिक प्रधान ब्याज दर यानी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है। तो बीपीएलआर का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म ही याद होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। और अब ये होता क्या है, तो किसी बैंक द्वारा पिछले वित्त वर्ष में अपने पीएलआर के नीचे जिस न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण आवंटित किया गया वह उसका आधारिक प्रधान ब्याज दर यानी कि बीपीएलआर है। बैंकों के ऋण आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इस व्यवस्था की घोषणा वित्त वर्ष 2004-05 में की गई थी। इसके बाद बेस रेट क्या होता है, तो बेस रेट के बारे में अगर हम देखें तो बेस रेट यानी मूल दर वह दर है जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण आवंटित नहीं करते। इस अवधारणा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष जुलाई 2010 से लागू किया गया। इस नई व्यवस्था का मूल उद्देश्य बैंकों के ऋण आवंटन से में पारदर्शिता लाना तथा मौद्रिक नीति निर्माण को क्या करना, बेहतर बनाना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक है। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमाएं स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने का क्या करती है, कार्य करती है। ध्यान रखना है हमें, सभी वाणिज्यिक बैंक जो हैं वो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएं वाणिज्यिक बैंक नहीं होती हैं। एक वित्तीय संस्था वाणिज्यिक बैंक केवल तब बनती है जब वह निम्नलिखित दोनों कार्य करती है, लोगों से जमाएं स्वीकार करती है और उन्हें क्या करती है, ऋण देती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। वर्ष 1967 के पश्चात वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत
हित या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्रों के बैंक में वर्गीकृत किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके अनुषंगी बैंक यानी एसोसिएटेड बैंक्स एवं अन्य राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के क्या हैं, बैंक हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा इसके जो भी एसोसिएटेड बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के बैंक जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के क्या हैं, बैंक हैं। निजी बैंकों में थोड़े से भारतीय अनुसूचित बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था और भारत में कार्य करने वाले कुछ विदेशी बैंक हैं जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा बैंक भी कहे जाते हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहे जाते हैं। तो हमने क्या देखा, निजी बैंकों में थोड़े से भारतीय अनुसूचित बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया और भारत में कार्य करने वाले कुछ विदेशी बैंक जो आमतौर पर विदेशी मुद्रा बैंक यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक भी कहे जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आरबीआई द्वारा 30 सितंबर 2013 को जारी रिपोर्ट ऑफ प्रोफाइल ऑफ बैंक में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंक को 5 श्रेणियों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया था। तो आरबीआई द्वारा 30 सितंबर 2013 को जारी रिपोर्ट ऑफ प्रोफाइल ऑफ बैंक में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंक को 5 श्रेणियों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंक को अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो भारत में वाणिज्यिक बैंक का वर्गीकरण जो है वो कैसे किया गया है, संवैधानिक तथा स्वामित्व के आधार पर किया गया है। संवैधानिक आधार पर वाणिज्यिक बैंक को अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित बैंक के बारे में, शेड्यूल्ड बैंक के बारे में। ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। बैंक की प्रदत्त पूंजी तथा संचित राशि 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यह एक संयुक्त पूंजी कंपनी यानी जॉइंट कैपिटल होनी चाहिए, ना कि एकल व्यापारी साझा फर्म होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अतिरिक्त इन बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है तथा बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के पास समय समय पर विवरण पत्र भी भेजना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की, शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में यानी गैर अनुसूचित बैंक के बारे में। तो गैर अनुसूचित बैंक क्या है, गैर अनुसूचित बैंक से आशय है ऐसे बैंकों से जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, परंतु यह बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन हैं और इनको अनिश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का क्या है, अधिकार है। तो हमने क्या देखा, गैर अनुसूचित बैंक से आशय ऐसे बैंकों से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, परंतु ये बैंक वैधानिक नकद आरक्षण आवश्यकताओं के अधीन हैं और इनको निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास न रखकर अपने पास रखने का क्या है, अधिकार है। इसके बाद अगर हम देखें तो गैर अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, गैर अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती प्रेषण तथा उधार लेने की सुविधा नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बात की। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैंकों का विलय, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।